हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। कॉटलिन में कई तरीके के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये सिंपल मैथमेटिक परफॉर्म करने के काम आते हैं, वेरिएबल के ऊपर सिंपल मैथमेटिक परफॉर्म करने के लिए। चलिए इसे कोड में देख लेते हैं फटाफट। चलिए जल्दी से एक नई सोर्स फाइल बना लेते हैं। इसे मैं नाम दूंगा ऑपरेटर्स। एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन। दो वेरिएबल बना लेते हैं ए और बी, और इन्हें कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। अब मैं अपने सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। वेरिएबल सी का आंसर आएगा मेरा 18, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, वेरिएबल डी का आंसर आएगा 8, ई का आंसर आएगा 65, और ये है मेरा डिवीजन ऑपरेटर। इसका आंसर आना चाहिए मेरा 2.6। इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन सभी की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। और हाँ, प्रोग्राम रन करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ। ये जो डबल स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, इसे हम बोलते हैं कमेंट। ठीक है, इस डबल स्लैश के आगे मैं जो कुछ भी लिखता हूँ कंपाइलर उसे एक्सक्लूड कर देता है और उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसे हम बोलते हैं कमेंट ऐड करना। ठीक है, जैसे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है उसे हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारी कोडिंग के अंदर कमेंट को यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सी डी ई और एफ की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। चलिए तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए जो हमने लिखा था वही आउटपुट आया है, 18, 8, 65। और यहाँ पर देखिए 2 आंसर आया है, जबकि हमने एक्सपेक्ट किया था 2.6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे कंपाइलर ने वेरिएबल ए और बी को इंटीजर माना है। ठीक है, और जब मैं इंटीजर वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशन लगाता हूँ तो उसका आंसर भी इंटीजर ही आता है, ये देखिए। ठीक है, और इंटीजर जो है वो आपका पॉइंट्स में डील नहीं करता है। और अगर मुझे पॉइंट्स में आंसर चाहिए तो मुझे दोनों ऑपरेंड्स में से किसी एक ऑपरेंड को फ्लोट में चेंज करना होगा। वो मैं कैसे करूँगा? टू फ्लोट यूज़ करके, टाइप कास्टिंग यूज़ करके। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 2.6 आया। ठीक है, तो चलिए हमारे वेरिएबल ए को एक बार वापस से इंटीजर ही कर देते हैं और वेरिएबल जी को प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो देखिए जी का आउटपुट आया 2। तो देखिए इंटीजर के केस में जब भी मैं डिवीजन ऑपरेटर यूज करता हूँ, 13 में 5 पूरी पूरी बार कितनी बार डिवाइड होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि ये पॉइंट्स को हैंडल नहीं कर सकता। और जो रिमाइंडर बचा उसके लिए मैं यूज करता हूँ मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो मेरा जब ए में मैंने बी को डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 2 और रिमाइंडर बचा 3, इसलिए ए मॉड बी का जो आउटपुट आता है वो आएगा 3। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड सेट ऑफ ऑपरेटर्स को देख लेते हैं, जो कि है मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो इन्हें हम रिप्लेस कर देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से। ठीक है, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं इनका आउटपुट हमेशा बूलियन होता है। क्यों? अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो है या तो नहीं है। इसीलिए इनके आउटपुट हमेशा बूलियन फॉर्म में आते हैं। यहाँ देखिए सभी आउटपुट्स को कंपाइलर ऑटोमेटिकली बूलियन मान चुका है। ठीक है, अब बताइए ए इज ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू है 13, बी की वैल्यू है 5, तो ये होगा मेरा ट्रू। ए इज लेस देन बी, तो ये होगा मेरा फॉल्स। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी का मतलब हुआ ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है, तो ये भी मेरा ट्रू हुआ, क्योंकि मेरा ए बी से बड़ा है। ए या तो बी से छोटा हो या बी के बराबर हो। ए इक्वल्स टू बी, अगर ए और बी आपस में बराबर हो, जो भी फॉल्स है। और लास्ट है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 13 इज नॉट इक्वल्स टू 15। इन सभी को एक बार प्रिंट करा कर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेम आउटपुट आया। तो नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इक्वल्स टू को अभी तक हम बहुत बार देख चुके हैं। ये वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के काम आता है। और जो ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये मेरे वेरिएबल की वैल्यू को इन प्लेस अपडेट करने के काम आते हैं। कैसे? चलिए कोड पे देखते हैं। पुराना कोड हटा देते हैं। अब देखिए अगर मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखना हो, तो सबसे पहले तो क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चेंज करनी है तो वैल को वेर में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, ए की वैल्यू में 2 ऐड करके उसमें फिर से ए को असाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर आएगा मेरा 15। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है, इसे मैं
ऑगमेंटेड ऑपरेटर यूज करके भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? a प्लस इक्वल्स टू 2। तो देखिए ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा, पहले ये a में ऐड करेगा 2, फिर उस वैल्यू को असाइन कर देगा वापस से a को, तो ये a को इन प्लेस अपडेट कर देगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए सेम आउटपुट आया। मेरे बाकी के ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। रिजल्ट स्टोर कराने के लिए मुझे किसी तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती है, रिजल्ट में सेम वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करा देता हूँ। इसे मैं बोलता हूँ इन प्लेस अपडेट। ठीक है, देखिए ये मेरे जितने भी ऑपरेटर हैं ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं, इनके लिए मुझे दो ऑपरेंड्स की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ऑपरेंड ए पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ऑपरेटर्स जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं उसे मैं बोलता हूँ यूनरी ऑपरेटर। एक बार सभी ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हटा के सिर्फ एडिशन वाला रखते हैं। अब यहाँ आप सोचिए, अगर मुझे इन प्लेस अपडेशन में सिर्फ 1 ऐड करना हो, 2 3 4 5 और कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ 1 ऐड करना हो, तो इसके लिए मेरे पास एक और ऑपरेटर है जहां मुझे 1 भी नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है a प्लस प्लस। ये a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करके वापस a में असाइन कर देता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट मेरा बनता है 14, सेम इसका आउटपुट भी मेरा बनता है 14। ये है मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सेम इसी तरीके से होता है मेरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि है माइनस माइनस। जैसे मैं b की वैल्यू को 1 से कम करना चाहता हूं तो मैं b माइनस माइनस यूज करूंगा। ठीक है, तो ये b के वैल्यू को 1 से कम करके फिर से b को असाइन कर देगा इन प्लेस। ठीक है, अब देखिए b को मेरे को वैल से वैर में चेंज करना होगा। अब मैं a और b की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखिए a की वैल्यू आई 15, एक बार यहाँ इंक्रीमेंट हुआ फिर यहाँ पर, तो ये 13 से हो गई 15, और b की वैल्यू आई मेरी 4, सिंगल डिक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के मेरे पास दो वेरिएंट होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर मैं जो यूज कर रहा हूँ ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इनका क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने a को वैल्यू असाइन करी 13 और यहाँ पर प्रिंट कराते वक्त मैंने कर दिया a प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होता है, पहले a पे एक्शन लो, उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट करो। तो एक्शन क्या ले रहा हूं मैं, प्रिंट। इसका मतलब इसने पहले प्रिंट करा दी a की वैल्यू जो 13 है, उसके बाद उसको इंक्रीज किया 14। इसे प्रूव करने के लिए मैं आपका a एक बार और प्रिंट करा लेता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या आउटपुट आता है। देखिए पहली बार इसने क्या किया, पहली बार इसने a को प्रिंट करा दिया 13, उसके बाद उसकी वैल्यू प्लस प्लस करी। ठीक है, फिर जब मैंने सिर्फ a को प्रिंट कराया तो इसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू मेरे को दिखी, क्योंकि उसने a में उसको इन प्लेस अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब एक बार प्री इंक्रीमेंट देख लेते हैं। अगर मैं प्लस प्लस a लिखता हूं तो आउटपुट कैसा आता है। देखिए अब की बार फर्स्ट प्रिंट ने भी 14 प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि पहले उसने वैल्यू इंक्रीज करी फिर प्रिंट कराया a को। ठीक है, एक्शन बाद में लिया, पहले इंक्रीज करी। ठीक है, तो यही अंतर है प्लस प्लस ए और a प्लस प्लस में। ठीक है, सेम आपका होता है डिक्रीमेंट के साथ। तो हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ऑपरेंड कुछ भी हो सकते थे, जैसे इंटीजर, फ्लोट, लेकिन इनका आउटपुट हमेशा बूलियन आता था। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके ऑपरेंड्स भी बूलियन होते हैं और उनका रिजल्ट भी बूलियन होता है। चलिए एक बार कोड पे देख लेते हैं। तो इस कोड को हटा देते हैं और जल्दी से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे ना, ये ठीक उसी तरीके से काम करते हैं। मेरा पहला लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल एंड के केस में जब दोनों इनपुट ट्रू होते हैं उसी केस में मेरा आउटपुट ट्रू आता है। तो यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b ट्रू है, a इज नॉट इक्वल्स टू b भी ट्रू है, तो इसका मतलब मेरा c भी ट्रू होगा। इसके लॉजिक में आपके दोनों इनपुट ट्रू होने चाहिए। ठीक है, अगर एक भी इनपुट फॉल्स है तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। दूसरा आता है मेरा लॉजिकल और। इस केस में अगर आपका एक भी इनपुट ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। अगर मेरी पहली और दूसरी कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरा आउटपुट फॉल्स आएगा। यहाँ देखिए a इज लेस देन b, तो मेरी ये फॉल्स कंडीशन है, और a इज इक्वल्स टू b ये भी फॉल्स कंडीशन है, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, इसलिए इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, और लास्ट है मेरा लॉजिकल नॉट। नॉट का मतलब होता है कि जो भी मेरे d का इनपुट है उसका अपोजिट आउटपुट आएगा। अगर मेरा d फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर ये ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, चूंकि d मेरा यहाँ पर फॉल्स है तो ये आना चाहिए आपका ट्रू। चलिए एक बार तीनों का आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए पहले में मेरे दोनों कंडीशन ट्रू थी इसलिए आउटपुट आया ट्रू। दूसरे मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स थी और गेट में। अगर मेरे और लॉजिक में एक भी ट्रू होती है तो आउटपुट आता है ट्रू, बट यहाँ पर दोनों ही फॉल्स थी तो मेरा आउटपुट आया फॉल्स।
तीसरे केस में मेरा जो था वो था डी का अपोजिट, क्योंकि मेरा डी फॉल्स है तो मेरा ई अपने आप ट्रू हो गया। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर मेरी पहली कंडीशन तो फॉल्स है बट दूसरी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, यानी एक कंडीशन ट्रू है, तो देखते हैं आउटपुट में क्या चेंज होता है। तो देखिए अब मेरा इसका आउटपुट ट्रू हो गया है क्योंकि एक कंडीशन ट्रू थी। मतलब अगर मेरा लॉजिक एंड है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर मेरा लॉजिक और है तो एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब मेरा ट्रू आउटपुट आएगा। और लॉजिकल नॉट मेरा अब मेरे आउटपुट को अपोजिट कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो कॉटलिन में अवेलेबल लगभग सारे ही ऑपरेटर्स हमने देख लिए हैं, एटलीस्ट फॉर बिगिनर लेवल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप बिगिनर हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉटलिन सीखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप इंटरमीडिएट हैं और किसी कॉटलिन टॉपिक को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज थिंक प्रोग्रामिंग।